क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये आ गया आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन। अब बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन अमाइंस में अगर आपसे पूछा गया है तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं हो रखा है कि बेसिक सॉल्यूशन में पूछ मतलब एक्वस सॉल्यूशन में पूछ रहे हैं या फिर आपके कोई गैसेस फेज में पूछ रहे हैं। तो हम लोगों ने जब इस चैप्टर को पढ़ा था तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पहले हम लोग यहाँ पे जरा चेक कर लें कि आपके पास ये जो अमाइन यहाँ पर बन रही है, सभी अमाइंस में जो ग्रुप लगा हुआ है कौन सा लगा हुआ है। तीनों में ही मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। एक 1 डिग्री की है, एक 2 डिग्री की, एक 3 डिग्री की है। तो जब हम लोग यहाँ पे आंसर देते थे तो आंसर देते वक्त सबसे अच्छा कौन होता है बेसिक नेचर में, क्या ऑर्डर रहता था हमारे पास 2 डिग्री, ठीक है। फिर 2 डिग्री आती थी, फिर अपने पास 1 डिग्री आती है और लास्ट में कौन सा आता था हमारे पास 3 डिग्री। तो ऑर्डर क्या रहता था 2 1 3 का। अब यहाँ पे जो 2 डिग्री वाला अमाइन है वो 2 डिग्री वाला अमाइन आपके पास कौन सा है। देखो बेसिक में मैं फिर से आपको बता दूं बेसिक स्ट्रेंथ, अच्छा नहीं एक सेकंड, बेसिक स्ट्रेंथ मेंशन हो रखी है यहाँ पर। बेसिक स्ट्रेंथ किसमें निकालनी है हम लोगों को यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर एक्वस सॉल्यूशन में निकालनी है बेसिक स्ट्रेंथ तो इसका मतलब है कि भाई मेरे को अब यहाँ पर दो फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। एक तो होता था कि आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो, और दूसरा क्या लेते थे हम लोग यहाँ पर सॉल्वेशन वाला फैक्टर। सॉल्वेशन का मतलब है कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो कंबाइन करेगा तो कितना इजीली जाकर के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है आपका वो। तो मेरे को बस इतनी देखनी है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है, हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी से आपको पता चलता था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहाँ पर क्या एक्सटेंट रहने वाला है, ठीक है। तो कंबाइंड फैक्टर जब आपको पढ़ाया गया था एक्वस सॉल्यूशन में तो आप मेरे को बता सकते हो एक्वस सॉल्यूशन में कौन से डिग्री की अमाइन जीत रही थी आपके पास एक्वस सॉल्यूशन में 2 डिग्री, ठीक है। 2 डिग्री जो है आपके पास, देखो बेसिक जो यहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ में अगर मैं आपको बोलूं आप इस वाले को देखो, ये आपके पास जो लास्ट वाली लगी हुई है ना, ये जहां पे नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है CH3 होल थ्राइस लिखा हुआ है, यही है। मुझे बताना कि इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या नाइट्रोजन के पास। अभी जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब बॉन्डिंग करेगा, जब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग होगी तो पहले क्या होता था, पहले जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो पहले हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो एक हाइड्रोजन आएगी इस पे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने जाएगा तो कितनी हाइड्रोजन अवेलेबल रहेंगी वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, एक, ठीक है। और जो आपके पास ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री पे पहले से कितनी हाइड्रोजन है, एक और मिलेगी इसको, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक कराते हैं, पहले H पॉजिटिव उसमें ऐड होती है, तो जब आप इसमें H पॉजिटिव ऐड कराओगे इस पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगी, ठीक है। और वो दोनों हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, वो दोनों हाइड्रोजन आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगी, जाकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी। तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए फिर मेरे पास यहाँ पर 2 डिग्री। तो एक कंबाइंड इफेक्ट जो होता था उसमें 2 डिग्री जीतता था, फिर 2 डिग्री के बाद कौन सी आनी चाहिए अगली 1। ये सारे मिथाइल वाले हैं, सब मिथाइल है, इथाइल नहीं है इसमें कोई भी, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि सबसे पहले ध्यान रखेंगे मिथाइल है सब या सब इथाइल है, यहाँ पे सारे मिथाइल है। तो पहले 2 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री और लास्ट में कौन सा आ जाएगा आपके पास जो 3 डिग्री वाला दे रखा है। 3 डिग्री कौन सा हो गया मेरे पास CH3 होल थ्राइस N। आई बात समझ में। ध्यान रहे मैंने कंबाइंड ऑर्डर लिखा है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। जब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था मैंने आपको 2 फैक्टर पढ़ाए थे। एक फैक्टर कौन सा पढ़ाया था हमारा, वो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण वाला, ठीक है, स्टेरिक फैक्टर था। फिर इंडक्टिव इफेक्ट भी हम लोगों ने उसके साथ साथ देखा था, और एक मैंने आपको पढ़ाया था जहां पर था सॉल्वेशन ऑफ आयंस या हाइड्रेशन वाला फैक्टर। तो जब उनका कंबाइंड इफेक्ट आपको पढ़ाया गया था तो मैंने आपको बोला भी था कि 2 1 3 का ऑर्डर हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है, कि 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए नहीं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन अच्छी करेगा। जब हम दोनों का मिक्स्ड इफेक्ट पढ़ते थे तो मिक्स्ड इफेक्ट में हमें सिखाया गया था कि 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री बनता है, क्योंकि दोनों जगह 2 डिग्री जीत रहा था, वो बीच में आ रहा था, सेकंड आ रहा था रेस में, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट वाले से भी सेकंड आ रहा था और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी थी उससे भी वो सेकंड आ रहा था। तो हमने बोला कि भाई जो इंसान 2 जगह सेकंड आ रहा है तो फिर वो अल्टीमेटली फर्स्ट माना जाएगा। तो 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री ये होता था एक्वस सॉल्यूशन का अपने पास यहाँ पर ऑर्डर, ठीक है। तब तो फिर आपके पास जो ये है ना इथाइल वाले जो होते हैं तो इथाइल वालों का फिर साइज बड़ा होता है। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, अब आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। बेसिक स्ट्रेंथ में आ गया ना ये, या बताऊं पूरा बताऊं फिर से लिख के, ठीक है। जब आप इसको पीछे जाकर के देखोगे तो भाई आपको करवा रखा है ये, इसीलिए मैंने इस बार जब आपको पढ़ाया था तो जो आप क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे सारे ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। व्हाट इज हिंसबर्ग्स रिएजेंट, हिंसबर्ग्स रिएजेंट किसको कहते हैं, क्या नाम होता है हिंसबर्ग्स रिएजेंट का, किसको बोला जाता है, नाम बताना मेरे को, नाम
हाँ बिल्कुल सही, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट। लो आगे आपका हिंसबर्ग्स, तो ये है आपका हिंसबर्ग्स रिएजेंट, यही होता था C6H5SO2Cl, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट और इसका नाम क्या है, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये क्वेश्चन आपके पास टर्म 2 में आ रखा है 2021-22 में। ये वही वाला ईयर है जब हमारे पास सेमेस्टर सिस्टम हुआ करता था। तो आप ये मत सोचना कि तब तो हमारे पास जो पेपर है वो आपके पास बिल्कुल अलग पैटर्न पे बन गया था, तो ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आप देखोगे ज्यादातर टाइम जो पेपर होता है वो पेपर आपको 70% ऐसा देखने को मिलेगा, आप कहोगे यार ये तो मतलब मेरे को पहले से ही पता था कि या तो हमें ये तो बताया गया था कि आ सकता है और ये आया भी। तो केमिस्ट्री जो रहती है आपके पास वहां पे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो उसको आप खराब तो मत करके आ जाना बस। व्हाट इज द रोल ऑफ पायरिडिन इन द एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ अमाइंस? कह रहे हैं अमाइंस का जब एसाइलेशन किया जाता है तो पायरिडिन का क्या रोल होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ पायरिडिन एसाइलेशन के वक्त? जब एसाइलेशन करते हैं तो पायरिडिन का क्या रोल रहता था? आप लोगों को याद होगा जब हम लोग एसाइलेशन करते हैं तो उसके साथ साथ पायरिडिन भी लिखते थे, जैसे CH3COCl लगाते हैं, ठीक है, जब एसाइलेशन होता है तो आपने एल्केनॉल क्लोराइड यूज करा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन यूज करते हैं। तो क्या रीजन है इसके पीछे? और उसके साथ साथ खुद ये जो एसाइल ग्रुप है ना, या जो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये खुद भी यूज होता था एक रिएक्शन में जब ब्रोमिनेशन होती थी, कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन के लिए। तो आज वही आप पे क्वेश्चन है कि क्यों यूज किया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा हमारे पास इसका? ये जो पायरिडिन आपके पास लगते हैं यहाँ पर, पायरिडिन क्या करती है? पायरिडिन जो आपका एसाइल ग्रुप है ना, एसाइल ग्रुप के जो एक्टिवेटिंग नेचर को वहां पर रिड्यूस कर देती है, क्योंकि जो एसाइल ग्रुप्स होते हैं, एसाइल ग्रुप्स आपके पास रिंग एक्टिवेटर्स की तरह काम करते हैं, तो वो एसाइल ग्रुप के एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए वहां पर पायरिडिन लगाई जाती है, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। कर दो आप लोग इसको, फिर आगे चलते हैं। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में ना अभी इसमें मेन चीज क्या है कि आपके सिलेबस का जो स्कोप है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी इसमें हम लोग ज्यादा डिस्कशन इस पे कर नहीं सकते। होता क्या है कि जब एसाइलेशन होता है ना, एसाइलेशन याद है आप लोगों को? एसाइलेशन के वक्त बनता क्या है? जैसे मेरे पास ये है, आपका अमीनो ग्रुप है ना, NH2 है, इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा आकर के? CH3COCl, और यहां पर क्या लिखा हुआ होगा? पायरिडिन। तो क्या होता था, ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में एक ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर क्या लग जाती थी? COCH3, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलती थी और हाइड्रोजन के साथ क्या निकल जाता था? यहां से क्लोरीन, ठीक है। तो HCl जो इसमें फॉर्म होती है ना, ये क्या करता है? जो पायरिडिन होता है, ये पायरिडिन आपके पास यहां से इस रिएक्शन में से बाहर निकलता है HCl। तो इस रिएक्शन में से जो HCl बाहर निकल रहा है, असलियत में ये हाइड्रोजन आपने एक यहां से निकाली होगी, वैसे एक ऑर्थो से भी जाती है, ऑर्थो पैरा दोनों बनते हैं, जिसमें पैरा वाला मेजर होता था, ठीक है, हम लोग मेजर यहां पे पढ़ते हैं। तो आपके पास जो HCl निकली ना, ये पायरिडिन का काम होता है यहां पर इस HCl को, जो HCl यहां पे रिमूव हो रही है, उसके साथ साथ इक्विलिब्रियम को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना। इक्विलिब्रियम को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने का मतलब है कि आपकी जो रिएक्शन है वो फेवर करे प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, HCl रिमूवल के साथ साथ। इसलिए यहाँ पे पायरिडिन लगाया जाता है, क्योंकि ये आपके पास एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का टाइप होता था। ये वाली जो रिएक्शन है वो किसका टाइप है हमारे पास? एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप इतना लिख सकते हो कि ये जो रिएक्शन है, सिंस दिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले तो, ठीक है। तो इट रिमूव द HCl। पायरिडिन क्या करेगा? पायरिडिन आपकी हेल्प करेगा यहाँ पर HCl को रिमूव करने में, जिससे कि आपका इक्विलिब्रियम कहां पे शिफ्ट हो सके इस रिएक्शन में? राइट हैंड साइड पर, ठीक है। इट मींस जो प्रोडक्ट आप चाहते हो, डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है, उसकी फॉर्मेशन वहां पर हो सके। ये अपने पास इसका आंसर रहेगा एसाइलेशन वाले में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में अगर हम लोगों को ध्यान हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एक चीज कॉमन है, क्या यूज होता था वहां पर? एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। ये चीज तो सभी को पता होगी भाई, आपको और कुछ याद हो ना हो पर ये जरूर याद होना चाहिए। तो देखो अपना जो अमीनो ग्रुप है ना NH2, इस NH2 में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है। और अगर मैं इसका एल्काइलेशन कराता हूं, एक एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे लेता हूं CH3Cl, तो किसकी प्रेजेंस में ले रहा होगा? AlCl3। ये AlCl3 ना एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता था। क्या इस चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था? ये कैसा कंपाउंड है आपके पास? एक ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ये लुईस एसिड है। क्यों है ये लुईस एसिड? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसका जो ऑक्टेट है, इसका ऑक्टेट पूरा हो नहीं रखा है। एल्यूमिनियम के एटम्स में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 क्लोरीन से मिल गए तो 3 और 3 हो गया 6। तो इसकी वैलेंसी तो अपने पास सेटिस्फाई हो नहीं रही, ऑक्टेट तो सेटिस्फाई हुआ नहीं, तो इसको 2 की जरूरत दी। तो ये तुरंत इस पे कौन अटैक कर देगा? आकर के यहाँ पर आपका नाइट्रोजन, ठीक है।
अच्छा, नाइट्रोजन ने क्या करा होगा, मैं आपके पास प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूं, मैं फिर से बता दूं, मैं आपको पहले ये बता रहा हूं कि जब ये इसके ऊपर अपना एक्शन दिखाएगा तो क्या होगा। नाइट्रोजन ने अभी कितने बॉन्ड बना रखे हैं अपने, टोटल 3 बॉन्ड तो बना लिए हैं ना। तो अगर ये AlCl3 की भी मदद करने गया तो नाइट्रोजन ने अब टोटल कितने बॉन्ड बना लिए होंगे, कितने बॉन्ड हो गए अब नाइट्रोजन के टोटल, 4 बॉन्ड हो गए। तो कैसा चार्ज लगाना चाहिए मेरे को नाइट्रोजन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। अगर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पहले वाले केस में नाइट्रोजन के ऊपर कैसा है, यहां पर लोन पेयर है, ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज एक तरीके से। आप मुझे बताना कि मैं इसके सामने अगर यहां पर रेजोनेंस दिखाता तो इस जगह पे कैसा चार्ज लेकर के आता, मैं यहां पे डेल्टा पॉजिटिव आता और यहां पे कैसा चार्ज आता है, डेल्टा नेगेटिव। इस केस में ना, इस केस में अगर आप देखोगे तो आपका जो अमीनो ग्रुप है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, यहां पर रिंग एक्टिवेटर की तरह। ये अमीनो ग्रुप किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, यहां पर एक रिंग एक्टिवेटर। क्यों कर रहा है रिंग एक्टिवेटर, क्योंकि अभी ऑर्थो पोजीशन है मेरी और वैसे मेरे पास एक पैरा पोजीशन है, दोनों पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। क्यों इंड्यूस होगा, क्योंकि ये लोन पेयर शिफ्ट होता था स्लेट में ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, ये बात तो सभी को याद होगी, लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होता था, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट होकर आ जाता था। तो ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है टुवर्ड फर्दर सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे आपके नाइट्रोजन ने अब लोन पेयर नहीं होल्ड कर रखे, नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। ये तो खुद ही अपने पास क्या है, ये तो बेचारा खुद ही इस बार गरीब हो गया है, इसको तो खुद ही अपने पास किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि उसने तो पॉजिटिव चार्ज लगवा लिया। अब नहीं हो सकती ना ये चीज, अब जब लोन पेयर ही नहीं है तो लोन पेयर तो यहाँ शिफ्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में जो ये वाला ग्रुप है, ये पर्टिकुलरली ये ग्रुप है, अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक ये रिंग डीएक्टिवेटर की तरह काम करेगा। और अगर आपकी रिंग डीएक्टिवेट हो रही है तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगा कैसे। तो जो अमीनो ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप में जो नाइट्रोजन होती है वो रिंग एक्टिवेटर होती है, लेकिन जैसे ही वहां पे एक लुईस एसिड आता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड था, एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगे, 4 बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन ने, पॉजिटिव चार्ज होल्ड किया, और जहां पॉजिटिव चार्ज होल्ड किया रिंग डीएक्टिवेटर बन गया। तो इसलिए फ्रेडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन अब आगे नहीं बढ़ पाएगी। आई बात समझ में। तो फ्रेडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन यहां पर नहीं हो सकता है। ये था आपके पास पहला वाला। चलो सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड वाले में लिखा हुआ है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अच्छा, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से हम लोग एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस नहीं बना सकते हैं। क्या रीजन था इसके पीछे, क्यों नहीं बना सकते हैं? गैब्रियल थैलामाइड, जो हमारे पास गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस होता था ना, तो गैब्रियल थैलामाइड में याद है किसी को, गैब्रियल थैलामाइड जो होती थी, गैब्रियल थैलामाइड क्या बनता था गैब्रियल थैलामाइड में? बिल्कुल, तो आपका जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस होता था, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में मेन चीज ये होती है कि आपकी जो एरोमेटिक अमाइंस है, एरोमेटिक अमाइंस उसके लिए इनर्ट रहेंगी, क्योंकि वहां पर क्या होती थी, वहां पे असलियत में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही होती थी। ठीक है, और एरोमेटिक जो प्राइमरी, चाहे प्राइमरी हो या कोई सी भी हो, तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस को हम लोग वहां से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, वो सिर्फ एलिफेटिक के लिए रहता है। भाई लिख देंगे इसको, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस को, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस अगर हमें प्रिपेयर करनी है, एरोमेटिक अगर प्राइमरी अमाइन आपको प्रिपेयर करना होता तो आप मुझे बताओ कि जब आप एराइल हैलाइड भी इसके साथ लेकर के आते हैं, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या यूज होते थे हमारे पास, आपको जिस तरीके का, आपको जैसा बनाना है वैसा ही तो एल्काइल हैलाइड लेकर के आओगे। तो इसमें अगर आपको एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बनानी है तो आप यहाँ पे जो हैलाइड लेकर के आओगे वो भी कैसा होगा, वो भी एरोमेटिक होगा। एल्काइल हैलाइड तो यूज नहीं होगी, यहाँ पे क्या यूज होगी, एराइल हैलाइड्स। अब आपने हेलो अरीन चैप्टर पढ़ा था, हेलो अरीन चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया गया था कि यहाँ पे जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है इसके पास क्या होता है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता है। ठीक है, तो एराइल हैलाइड्स, इसका आंसर यही रहेगा कि एराइल हैलाइड्स कैन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां पे क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती है। और गैब्रियल थैलामाइड जो सिंथेसिस है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस आप लोगों को जिस जगह पे पढ़ाया था आप वहां पर जाके एक बार इसको देख सकते हो कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में हम लोग किस तरीके से इसको बनाया करते थे, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है, इसको तब हम लोगों ने वहां पे डिस्कस भी कर लिया था। थर्ड वाले पर आ जाते हैं, एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। तो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अमाइंस में और अमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक होती है। उन्होंने खुद ही कह दिया कि जो आपकी कोई भी एलिफेटिक अमाइन है वो अमोनिया से तो ज्यादा ही बेसिक होगी। चलो मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलता हूं, मेरे पास 1 डिग्री का ही अमाइन है, ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री भी नहीं लेते, और एक तरफ आपके पास क्या है, यहां पर अमोनिया है। तो बेस, यहां पे जो बेसिक कैरेक्टर है वो कौन सा है, यहां पर जो बेसिक कैरेक्टर वो असलियत में लुईस वाला है ना। नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, यहां पर दोनों ही केस में लोन पेयर है। अभी जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसको थोड़ा सही से बना देते हैं, ये बॉन्ड नीचे कर देता हूं।
तो नाइट्रोजन यहाँ पे जो है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, दोनों में ही लोन पेयर। तो ये क्या है, जो लोन पेयर डोनेट होता है ना, लोन पेयर जब आपके पास डोनेट होगा तो ये लुईस बेस कहलाते हैं। तो बेस वही अच्छा जो अपना लोन पेयर फटाफट डोनेट कर दे, या जिसका लोन पेयर इजीली अवेलेबल हो फॉर शेयरिंग, और ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी के साथ डोनेट करे। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ रखा है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ना, इस केस में जब तक ये 1 डिग्री का अमाइन है, मैं अमोनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमाइन की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा, कम से कम एक एल्काइल ग्रुप तो लगा ही होगा। और एल्काइल ग्रुप्स कैसा नेचर रखते थे आपके पास, ये कैसे ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या फिर मैं कह दूं इनका प्लस आई इफेक्ट होता है। अगर ये प्लस आई इफेक्ट रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो अपने पास लोन पेयर है नाइट्रोजन की, ये क्या कर रहा होगा, इसको ये इंटेंसिफाई कर रहा होगा। तो आपका जो लोन पेयर है ना, वो और ज्यादा बेहतर तरीके से अवेलेबल रहेगा शेयरिंग के लिए। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस केस में इंटेंसिफाई हो रहा है। अमोनिया के पास ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है, अमोनिया के पास ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं, हम लोग लिख देते हैं कि इन एलिफैटिक अमाइंस प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, आर ग्रुप्स मतलब है एल्काइल ग्रुप्स, मेक्स लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल मोर रेडिली फॉर शेयरिंग। ठीक है, अगर आप इतना भी लिख के आगे, आपको पूरे नंबर दे दी जाएंगे, बाकी मैंने फर्दर यहाँ पे डिस्कस कर ही दिया है। ये इसके लोन पेयर को यहाँ पर इंटेंसिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका जो लोन पेयर है वो और बेहतर तरीके से अवेलेबल रहेगा शेयरिंग के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे आपका जो बेसिक कैरेक्टर वो बढ़ता चला जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपके सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, ड्रॉ द ज़्विटर स्ट्रक्चर फॉर सल्फेनिलिक एसिड। तो सल्फेनिलिक एसिड का आपसे ज़्विटर स्ट्रक्चर मांगा हुआ है, क्या याद है किसी को कैसा होता था हमारे पास, ये कैसा दिखता था? सबसे पहली बात तो है सल्फेनिलिक एसिड क्या होता था। सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड की स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो हमारे पास यहां पे लगी होती थी एक NH2, और फिर यहां पे लगा होगा आपका SO3H। तो ये है मेरे पास SO3H की स्ट्रक्चर। होगा कि आपके पास ये जो हाइड्रोजन है, मैंने आपको कहा था ये हाइड्रोजन ना यहां से निकलती है, और ये हाइड्रोजन जाकर के कहां पे लग जाती है, इस नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो ज़्विटर आयन में क्या होगा, ज़्विटर आयन में आपके पास यही आगे खुद को जब रीअरेंज करेगा सल्फेनिलिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ ज़्विटर आयन, तो उसमें आप देखोगे कि जो SO3 है अब उस पे आ रखा होगा एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वैसे लिख रहा हूं मैं इसको, ये SO3 पे क्या चार्ज आ जाएगा आपके पास, एक नेगेटिव, क्योंकि इसने अपनी क्या लूज कर दी है, H पॉजिटिव, और वो किसके साथ जुड़ गई आकर के आपके अमीनो ग्रुप के साथ, तो वो बन गया NH3। और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज दिखाएंगे फिर हम लोग, पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए होंगे अब टोटल 4। इसको कहते हैं हम लोग ज़्विटर आयन। ये आपका ज़्विटर आयन की फॉर्मेशन हुई है। ये अपने पास है ज़्विटर आयन और ये है सल्फेनिलिक एसिड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ कैन द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ अमीनो ग्रुप इन एनिलिन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कोई रिएक्शन याद आई क्या इसके लिए, सेकंड वाले पार्ट के लिए? क्या आंसर होना चाहिए इसका, अमीनो ग्रुप को एसिडिक एनहाइड्राइड लगा के, ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड लगाते थे इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन, जिससे कि अमीनो ग्रुप की क्या कंट्रोल हो जाती थी अपने पास, उसका रिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट, जो कि हम लोगों ने किसमें देखा था, जब आप लोगों को ब्रोमिनेशन करवाई गई थी, हेलोजिनेशन जब करवाई गई थी, तो कहा गया था कि अगर आप मोनोब्रोमिनेशन करना चाहते हो तो फिर एसिडिक एनहाइड्राइड को वहां पर इंट्रोड्यूस कराओ, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आप लोग एक चीज देख लो, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी आ चुके हैं, या जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ये हम लोगों ने थ्योरी के वक्त डिस्कस कर ली है। तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, क्योंकि इसमें नया कुछ भी नहीं है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं ये। तो बाय यूजिंग एसिडिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन, और किन किन रिएक्शंस में यूज होता था ये भी आपको वहां पे बता दिया गया था, ठीक है। ये था आपके पास 2023 का क्वेश्चन, तो ये उसका आंसर हो गया। ज़्विटर आयन अभी वैसे भी आगे भी आएगा, जब आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आएगा उसमें भी आप पढ़ोगे। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज डायरेक्टेड, एनी टू, कोई से भी दो करने, चलो तीनों कर देते। इनडायरेक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। ये लो फिर से आपके पास देखो, फिर वही क्वेश्चन आ गया बेसिक स्ट्रेंथ का। इस बार
ये आपकी 1 डिग्री अमाइन है, ये कितनी डिग्री हो गई 2 डिग्री, लास्ट वाली कौन सी हो गई है 3 डिग्री। देखने वाली बात ये है कि तीनों में ही जो अल्काइल ग्रुप है वो कौन सी लगी हुई है आपके पास, इथाइल लगी हुई है, ताकि कंपैरिजन किया जा सके। ठीक है, इन्होंने लिख रखा है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो किसके अंदर बतानी है मेरे को, एक्वस सॉल्यूशन में। तो एक्वस सॉल्यूशन में सबसे अच्छा बेस कौन सा होता था मेरे पास, 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री और लास्ट में क्या आती थी अपने पास 1 डिग्री। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, सबसे बड़ा वाला, तो ये हो गया आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, है ना। और ये इफेक्ट कैसे बताते थे हम लोग, ये आपके पास एक कंबाइंड इफेक्ट होता था। किसका कंबाइंड इफेक्ट होता था, इंडक्टिव इफेक्ट का और सॉल्वेशन ऑफ आयंस का। तो 2 डिग्री वाला कौन है यहाँ पर, 2 डिग्री वाली ये रही आपके पास C2H5 होल ट्वाइस NH, देन आनी चाहिए आपके पास 3 डिग्री C2H5 होल थ्राइस N, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास C2H5 NH2। ठीक है, 3 डिग्री जो है वो सेकंड नंबर पे रहेंगे, फिर सबसे पहले नंबर पे आपका 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये है मेरे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर इनका बेसिक स्ट्रेंथ का। सो बेसिक स्ट्रेंथ जिस भी फेज में पूछी होगी उस फेज में याद रखेंगे। और अगर आपसे गैसियस फेज में पूछी होती तो गैसियस फेज में क्या आंसर रहता था, क्या ऑर्डर रहता था गैसियस फेज का, 1 2 3 डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सबसे ज्यादा कौन होते थे, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री, और उससे भी नीचे आएगा फिर अमोनिया। उसके बाद आ जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ये तो सभी लोग बता देंगे, सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी देख लेते हैं। वैसे तो पहले क्या होता है, पहले इसको H पॉजिटिव मिलता है, उसके बाद यहाँ पर जो है वाटर में उसके साथ सॉल्युबिलिटी जो है देखी जाती है। बट आप डायरेक्टली देखो कितने हाइड्रोजन यहाँ पर अवेलेबल है, एक, यहाँ पर कितने अवेलेबल है टोटल 2, और यहाँ पे भी कितने अवेलेबल है 2। तो फिर आंसर क्या होना चाहिए, ये दोनों एलिफेटिक हैं, ये आपकी एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन। तो अगर एरोमेटिक अमाइन आप देख रहे हो तो एरोमेटिक अमाइंस वाटर में हाईली सॉल्युबल होती थी, कैसी सॉल्युबल मानी गई थी ये, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो रिंग में रेजोनेंस में होता है। ठीक है, तो ये वाटर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी वो कम हो जाती है, क्योंकि इसके पास एक ऐसा ग्रुप है जो कि साइज में बड़ा है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि इसके साथ एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि यहाँ पर रिपेल करेगा वाटर के अटैक को। तो सबसे अच्छा सॉल्युबल इसमें कौन है, एरोमेटिक वाले तो सबसे लीस्ट सॉल्युबल हैं, सबसे अच्छा सॉल्युबल कौन माना जाएगा आपका, सेकंड वाला, मतलब C2H5। अच्छा, इंक्रीजिंग बोला है तो वहां से शुरू करेंगे एनालिन से, C6H5NH2, फिर उसके बाद आना चाहिए आपका C2H5 होल ट्वाइस NH, और लास्ट में कौन सी आएगी C2H5NH2। ये सबसे अच्छा सॉल्युबल है। क्या हो गया आपके पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, छोटे से बड़े की तरफ आगे बढ़ गए। हाँ, यहां पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि C6H5NH2 इन्होंने जिसको लिखा हुआ है इसी को हम एनिलीन कहते हैं। भाई सभी को याद होगा एनिलीन कैसी दिखती थी, एनिलीन है आपके पास ये फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग के साथ डायरेक्टली क्या लगा हुआ होगा, NH2। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो शर्त है वो ये होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां अच्छी होती है जहां पर जो साइज है ग्रुप्स का वो छोटा होना चाहिए, बल्कि साइज नहीं होने चाहिए ग्रुप के। ये जो रिंग होती है ना, ये कैसे नेचर की होती है आप मुझे बता सकते हो, ये हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में, इसको पानी पसंद ही नहीं है। ये जो आपकी रिंग है यहाँ पर, रिंग हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने ही नहीं देगी इसको अच्छे से। ठीक है, बाकी यहां पर तो भाई हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी जो है वो आपको बता रही है कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना अच्छा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया जिस चीज की मैंने आपको कहा था कि भाई हमेशा ध्यान रखना, वो है पीकेबी। एक होता है केबी और एक होता है पीकेबी। मुझे कोई बता सकता है केबी का मीनिंग क्या होता था, केबी को हम कहते क्या थे, केबी की फुल फॉर्म क्या थी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ किस चीज का मेजर होता है, ये आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ का मेजर होता है। वैसे के होता है, के का मतलब हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स और केबी का मतलब हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेसिस। अगर केबी हाई है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी हाई होगी। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। लेकिन पीकेबी के साथ उल्टा होता है। ठीक है, पीकेबी में उल्टा होता है, अगर आपका केबी हाइयर है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कैसी आएगी, ये भी हाइयर ही आएगी।
आई बात समझ में? ये भी हायर ही होगी बट नॉट फॉर पी के बी, ठीक है, क्योंकि वो इसके लॉग में निकलता है। तो लॉग में जब उसको निकालते थे तो माइनस के लॉग साइन के साथ जाता है वो। तो ये चीज भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो अगर मैं पी के बी की बात करूं तो जो पी के बी है, अगर पी के बी वैल्यू हाइयर है, अगर पी के बी वैल्यू हाइयर है तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए फिर? लोअर, ठीक है। तो जो वीक बेस होगा ना, वीक बेस का पीके भी सबसे हाई होगा। तो आप मुझे बताओ इनमें से सबसे खराब बेस कौन है? अमोनिया सबसे खराब बेस है। क्यों है अमोनिया सबसे खराब बेस यहां पर? क्योंकि इसके साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो कि नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रेजेंट लोन पेयर है उसको इंटेंसिफाई कर सके, ठीक है। ये कोई बेसिक जो यहाँ पे नेचर है, कोई एक्वस सॉल्यूशन में नहीं पूछा गया, बस इतना पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी वैल्यू। तो ये सबसे बेकार बेस तो यही है इसमें, ये इसमें सबसे वीकेस्ट बेस हो गया, ठीक है। किसी भी अमाइन के कंपैरिजन में जो अमोनिया होती है वो सबसे बेकार बेस होता है। लेकिन यहां पे एक है एलिफैटिक अमाइन और एक कौन सी अपने पास यहां पर? एरोमेटिक अमाइन। तो एरोमेटिक अमाइन में जो रिंग है, यहां पे रिंग क्या करती है, इस रिंग के लगने के कारण इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता था या कम हो जाता था? क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में आ गए। और वैसे इस वाले केस में क्या होता है, ये जो C2H5NH2 है, ये तो आपका वो केस हो गया जिसमें दोनों साइड से, जिसमें इसको दोनों साइड से क्या मिलेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट मिलेगा। तो अब आप मेरे को ये बताना कि जो अमोनिया है वो अमोनिया इससे भी वीक है या इससे स्ट्रॉन्ग है? अमोनिया वर्सेस एनिलीन अगर मैं पूछ लूं आपसे, अब क्वेश्चन ये है अमोनिया और एनिलीन में कौन जीतेगा बेसिक कैरेक्टर में? क्या रीजन है इसके पीछे? बिल्कुल सही। अमोनिया के केस में अगर आप अमोनिया को वीकेस्ट बेस, अभी तक आपने पढ़ा है अमोनिया वीकेस्ट बेस है पर वो एलिफैटिक के कंपैरिजन में है। लेकिन अगर आप एनिलीन के साथ उसको देखोगे तो एनिलीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है, पर अमोनिया का लोन पेयर कम से कम अवेलेबल तो है। एनिलीन में तो वो अवेलेबल ही नहीं है। ये जो एनिलीन आप देख रहे हो, इस एनिलीन की अगर मैं बात करूं, इस पे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे किस में है? ये रिंग में रेजोनेंस में है, डबल सिंगल लोन पेयर, तो नॉट अवेलेबल फॉर शेयरिंग। इसका लोन पेयर शेयरिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है। और अगर ये शेयरिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं तो फिर ये बेस कैसे बनेगा? अच्छा, तो इसका मतलब यहां पर इसको वीकेस्ट बेस नहीं होना चाहिए। वीकेस्ट बेस कौन रहेगा फिर आपके पास? इधर एनिलीन, ठीक है, ये वीकेस्ट है। और ये जो मेरे पास है एलिफैटिक वाला, कैसा हो गया? स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो जितना अच्छा बेस होगा ना उसका पीके भी उतना कम होगा, और जो जितना खराब बेस होगा उसका पीके भी उतना हाई है। तो इसमें सबसे खराब बेस कौन है? C6H5NH2। उन्होंने पीकेबी का ऑर्डर मांगा है। अगर ये सबसे बेकार बेस है तो इसका केबी सबसे हाईयर होना चाहिए। तो सबसे पहले आएगी एनिलीन C6H5NH2, फिर सेकंड नंबर पे आएगा आपका अमोनिया, और उसके बाद जिसका सबसे कम होगा वो रहेगी मेरे पास इथाइलमाइन विच इज C2H5NH2। ये आपकी सबसे अच्छी बेस है क्योंकि इसमें कम से कम एक एल्काइल ग्रुप तो लगा हुआ है जो कि क्या कर रहा होगा, यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर आने वाले लोन पेयर को इंटेंसिफाई कर रहा होगा। तो जितना ज्यादा आपका लोन पेयर इंटेंसिफाई होगा उतना अच्छा बेस उसको मान लिया जाएगा क्योंकि उतना रेडिली अवेलेबल है उसका लोन पेयर फॉर शेयरिंग। ये हो गया मेरे पास केबी का ऑर्डर, पीकेबी का ऑर्डर।